कभी सोचा है आपने कि जब हम जमीन से हजारों फीट ऊपर बादलों के बीच एक मेटल के बने परिंदे में 800 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से सफर कर रहे होते हैं तो हम कितना भरोसा करते हैं। ये सिर्फ एक सफर नहीं, ये विश्वास की एक उड़ान है। भरोसा उस मशीन पर जिसे इंसानी दिमाग ने बनाया, उन पायलट्स पर जिनके हाथों में सैकड़ों जिंदगियां होती हैं, उस पूरे सिस्टम पर जो इस चमत्कार को रोज मुमकिन करते हैं। लेकिन जब ये चमत्कार, ये भरोसा चंद दहशत भरे लम्हों में टूटकर बिखर जाता है तो पीछे रह जाती है सिर्फ एक कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर रूह कांप जाए और रह जाते हैं सवाल जिनके जवाब शायद कभी नहीं मिलते। आज हम ऐसी ही कहानियों के सफर पर चलेंगे। हम बात करेंगे 21वीं सदी के सबसे बड़े, सबसे भयानक और सबसे रहस्यमय विमान हादसों की। ये सिर्फ क्रैश स्टैटिस्टिक्स लिस्ट नहीं होगी, ये उन घटनाओं की गहराई में उतरने की कोशिश होगी जिन्होंने एविएशन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। हम उन सभी सवालों को खंगालेंगे जिनके जवाब आज तक ढूंढे जा रहे हैं, और इस सफर की शुरुआत हम करेंगे उस हादसे से जिसने हाल ही में पूरे देश को एक ऐसे सदमे में डाल दिया जिससे उभरना शायद नामुमकिन है। हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के भयानक विमान हादसे की। दोस्तों, जब भी कोई विमान हादसा होता है तो वो अपने पीछे ना सिर्फ मलबा बल्कि अनगिनत सवाल छोड़ जाता है। ऐसा ही कुछ हमारे देश ने हाल ही में देखा जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद में क्रैश हो गई। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक एडवांस बोइंग 787 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद से लंदन गेटवे के लिए अपनी नियमित उड़ान पर थी। विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। अभी विमान ने 600-700 फीट की ऊंचाई ही पकड़ी थी कि पायलट ने मेडे की कॉल देते हुए दोनों इंजन्स में पावर लॉस की सूचना दी। उनकी आवाज में एक ऐसी टेंशन थी जिसे सुनकर ATC के अनुभवी कंट्रोलर्स भी कांप गए। इससे पहले कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल कोई जवाब दे पाता या विमान को वापस लाने के लिए कोई इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी हो पाती, विमान तेजी से नीचे आने लगा। टेक ऑफ के आधे मिनट के अंदर ही वो स्क्रीन से गायब हो गया। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। फ्लाइट AI-171 एयरपोर्ट से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर PJ मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल की बिल्डिंग से जा टकराई। एक पल में शहर का शोर मातम में बदल गया। रेस्क्यू टीम फौरन मौके पर पहुंची, लेकिन जो मंजर उन्होंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर मॉडल का पहला फेटल क्रैश और फुल लॉस था। सवाल उठ रहे हैं, टेक ऑफ के ऐसे क्रिटिकल फेज में जब इंजन्स अपनी सबसे ज्यादा पावर पर होते हैं, दोनों एक साथ कैसे फेल हो गए? क्या ये कैटास्ट्रोफिक बर्ड स्ट्राइक था जिसमें परिंदों का एक झुंड इंजन्स में समा गया, या फिर ये फ्यूल कंटेमिनेशन का मामला था जिससे विमान के फ्यूल टैंक्स में पानी या गलत पदार्थ मिल गया, या इसके पीछे कोई ऐसी टेक्निकल खराबी थी जिसका अंदाजा किसी को नहीं था? शायद एक ऐसा सॉफ्टवेयर ग्लिच जिसने दोनों इंजन्स को बंद कर दिया। इन्वेस्टिगेटर्स ने विमान का फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है। अब पूरा देश उन सवालों का इंतजार कर रहा है जो इस भयानक हादसे के पीछे की सच्चाई को सामने लाएंगे और शायद कई जिंदगियों को सुकून दे सकेंगे। ये एक ऐसा जख्म है जो वक्त के साथ भी शायद ही भरेगा। दोस्तों, अगर आप इस क्रैश के बारे में एक डिटेल डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस कमेंट करना ना भूलना। अभी हम चलते हैं हमारे अगले केस की तरफ। दोस्तों, अहमदाबाद क्रैश के सवाल शायद वक्त के साथ सुलझ जाए, लेकिन अब हम बात करते हैं एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी, सबसे उलझी हुई पहेली की। एक ऐसा रहस्य जिसने दुनिया भर के इन्वेस्टिगेटर्स, साइंटिस्ट और आम लोगों को हैरान कर रखा है। एक ऐसा विमान जो बस गायब हो गया। हम बात कर रहे हैं मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370 की। 8 मार्च 2014 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरने के लिए फ्लाइट एयरपोर्ट पर बिल्कुल तैयार थी। इस फ्लाइट में 239 लोग सवार थे जिनके अपने सपने थे, अपनी मंजिल थी। ये प्लेन एक मॉडर्न भरोसेमंद बोइंग 777 था। टेक ऑफ होता है और ये प्लेन अपनी मंजिल के लिए रवाना हो चुका था। 40 मिनट बाद विमान साउथ चाइना सी के ऊपर था। पायलट्स ने आखिरी बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात की। उनके आखिरी शब्द थे, गुड नाइट मलेशियन 370। इन शब्दों में कोई डर नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी। ये एक रूटीन साइन ऑफ था जिसके बाद विमान का ट्रांसपोंडर जो उसकी आइडेंटिटी और लोकेशन बताता है वो बंद हो गया।
वो सेकेंडरी रडार से गायब हो गया। पूरे एयर ट्रैफिक कंट्रोल में हड़बड़ी सी छा गई। सब घबराने लगे कि ये प्लेन एकदम से गायब कहाँ हो सकता है। न्यूज के माध्यम से ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई, लेकिन विमान क्रैश नहीं हुआ था। मिलिट्री रेडार ने उसे डिटेक्ट किया। वो अपने निर्धारित पाथ से एक अनजान दिशा में मुड़ गया था और यहाँ से शुरू होती है इसकी घोस्ट फ्लाइट। विमान वापस मलेशिया के ऊपर से उड़ा और फिर सदर्न इंडियन ओशन की तरफ बढ़ गया। ये सब हमें एक ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी इनमारसेट के डाटा से पता चला। उनका एक सैटेलाइट विमान से हर घंटे एक ऑटोमेटिक सिग्नल रिसीव कर रहा था, जिसे हैंडशेक्स या पिंग्स कहते हैं। ये पिंग्स विमान के गायब होने के 7 घंटे बाद तक आते रहे। इस डाटा ने सर्च टीम को एक विशाल समुद्र में एक आर्क जहां ये विमान जा सकता है इसकी जानकारी दी। इस डाटा के आधार पर इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। इस सर्च में ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स यानी AUVs को समुद्र की सतह से 6000 मीटर नीचे अंधेरे में भेजा गया, एक ऐसे इलाके में जिसका सीबेड मार्स की सतह से भी अनजान था। सालों बाद अफ्रीका के तट पर विमान के कुछ टुकड़े मिले, जैसे रीयूनियन आइलैंड पर मिला एक फ्लैपरॉन। फ्रेंच इन्वेस्टिगेटर्स ने फ्लैपरॉन का एनालिसिस करके बताया कि ये शायद लैंडिंग के वक्त डिप्लॉयड पोजीशन में था, जो एक कंट्रोल डिचिंग यानी पानी में नियंत्रित लैंडिंग की कोशिश की तरफ इशारा करता है। ये बात घोस्ट फ्लाइट थ्योरी से उल्टी थी। थ्योरीज अनेक हैं। क्या कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह ने जानबूझकर विमान को क्रैश किया? उनके घर पर मिले फ्लाइट सिमुलेटर में विमान के आखिरी अनुमानित पाथ से मिलते जुलते प्रैक्टिस सेशन पाए गए, लेकिन इसका कोई ठोस मोटिव सामने नहीं आया। या फिर विमान में आग या कंप्रेशन जैसी घटना हुई जिससे सब बेहोश हो गए और विमान ऑटो पायलट पर उड़ता रहा। एक और थ्योरी साइबर हाईजैकिंग की है, जिसमें विमान को रिमोटली कंट्रोल किया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट में कहा गया कि फ्लाइट पाथ में बदलाव मैनुअल इनपुट से किया गया था, लेकिन पायलट्स ने ऐसा क्यों किया, कोई भी इसका ठोस जवाब नहीं दे पाया। सच्चाई उन 239 लोगों के साथ ही समुद्र की गहराइयों में दफन है। अगर आपको इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री देखनी है तो वो हमारे चैनल पे मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। फिलहाल हम एक और ट्रेजेडी की तरफ चलते हैं, जो कि एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 से रिलेटेड है, द मैंगलोर रनवे ट्रेजेडी। साल 2010 तारीख 22 मई दुबई से 166 लोगों को लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 812 मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाली थी। मैंगलोर का एयरपोर्ट एक टेबल टॉप रनवे के लिए जाना जाता है, यानी एक ऐसा रनवे जो एक पहाड़ी पर बना हो, जिसके आगे पीछे गहरी खाई हो, यानी यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। इस फ्लाइट के सर्बियन कैप्टन ज़्लाटको गुल्सिका एक बेहद अनुभवी पायलट थे, लेकिन इस अनुभव के पीछे एक खतरनाक सच्चाई छिपी थी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता चला कि कैप्टन फ्लाइट के दौरान 90 मिनट से ज्यादा सो रहे थे। लैंडिंग के वक्त जब वो जागे तो वो स्लीप इनर्शिया के शिकार थे, एक ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें नींद से उठने के बाद इंसान का दिमाग ठीक से काम नहीं करता, डिसीजन मेकिंग आसान नहीं होती। उन्होंने विमान को बेहद अनस्टेबल अप्रोच पर रखा, रनवे के लिए जरूरी ग्लाइड पाथ से बहुत ऊंचा और बहुत तेज। उनके को पायलट HS आलूवालिया, जो मैंगलोर के ही रहने वाले थे, उन्होंने खतरे को तुरंत पहचान लिया। यहाँ क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट यानी CRM का कॉन्सेप्ट, जिसमें को पायलट को कैप्टन के गलत फैसलों को चैलेंज करने की ट्रेनिंग दी जाती है, पूरी तरह फेल हो गया। आलूवालिया ने कैप्टन को कम से कम 3 बार जोर देकर गो ग्राउंड करने को कहा। CVR में उनकी आवाज की बढ़ती हुई बेचैनी साफ सुनाई देती है। वी डोंट हैव रनवे लेफ्ट उन्हें चेतावनी दी, लेकिन कैप्टन ने शायद अपने ईगो या स्लीप इनर्शिया के कारण इस सलाह को अनसुना कर दिया। विमान 8000 फीट लंबे रनवे पर टचडाउन पॉइंट से लगभग 4600 फीट आगे लैंड हुआ। इतनी कम दूरी में रुकना नामुमकिन था। कैप्टन ने आखिरी पलों में अचानक गो ग्राउंड करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बोइंग 737 रनवे से काफी आगे निकलकर एक गहरी खाई में जा गिरा और आग के गोले में तब्दील हो गया, और इस हादसे में 158 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ 8 लोग चमत्कारी रूप से जिंदा बचे, जिन्होंने उस भयानक मंजर को अपनी आंखों से देखा। उनके बयान दिल दहला देने वाले थे। टूटे हुए विमान से निकलकर आग और धुएं के बीच खाई से ऊपर की तरफ भागना, और साथ ही साथ उनकी जान बचाने में आसपास के गांव के लोगों का भी बड़ा हाथ था। मैंगलोर क्रैश ने पायलट फटीग और CRM की कमियों को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी।
इसके बाद DGCA ने पायलट्स के लिए स्लीप डिसऑर्डर स्क्रीनिंग को अनिवार्य किया और फ्लाइट ड्यूटी टाइमिंग्स के नियमों को और भी सख्त कर दिया ताकि थका हुआ पायलट कॉकपिट में ना बैठे। MH370 के रहस्य से आगे बढ़ें तो हम पहुंचते हैं एक ऐसी घटना पर जहां रहस्य नहीं बल्कि एक ब्रूटल सच्चाई सामने खड़ी थी। उसी साल 2014 में 17 जुलाई को मलेशियन एयरलाइंस पर एक और कयामत टूटी। फ्लाइट MH17 एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रही थी। इस बार विमान में 298 लोग सवार थे, जिसमें दुनिया के कई देशों से नागरिक थे। उनमें से कई तो एड्स पर रिसर्च करने वाले टॉप साइंटिस्ट थे। विमान ईस्टर्न यूक्रेन के ऊपर से गुजर रहा था, एक ऐसा इलाका जो उस वक्त जंग का मैदान बना हुआ था। उस समय डॉनबास का कॉन्फ्लिक्ट अपने चरम पर था। यूक्रेन की सेना रशियन समर्थित अलगाववादियों से लड़ रही थी और अलगाववादियों ने हाल ही में कई यूक्रेनियन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमानों को मार गिराया था। उनके पास रशिया से मिले सोफिस्टिकेटेड एंटी एयरक्राफ्ट हथियार थे। इसके बावजूद इस एयर स्पेस को सिविलियन फ्लाइट्स के लिए 32,000 फीट से ऊपर सुरक्षित माना जा रहा था और तभी इस विमान को 33,000 फीट की ऊंचाई पर सरफेस टू एयर मिसाइल से निशाना बनाया गया। सबसे बड़ी थ्योरी जो सामने आती है कि ये एक भयानक गलती थी। अलगाववादियों ने इस सिविलियन एयरलाइन को एक यूक्रेनियन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन समझ लिया। क्रैश के तुरंत बाद एक अलगाववादी कमांडर ने सोशल मीडिया पर गर्व से एक यूक्रेनियन विमान को मार गिराने का दावा भी किया, जिसे बाद में जल्दी से डिलीट कर दिया गया। मिसाइल विमान से सीधा टकराई नहीं, बल्कि उसके कॉकपिट के ठीक ऊपर आकर एक्सप्लोड हुई। उसके वॉरहेड से निकले सैकड़ों शार्प नल विमान के कॉकपिट को चीरते हुए निकल गए, जिससे पायलट की तुरंत मौत हो गई और विमान का अगला हिस्सा हवा में ही अलग हो गया। विमान का मलबा मीलों तक फैल गया। नीदरलैंड की नेतृत्व वाली जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने सालों की मेहनत की। इस इन्वेस्टिगेशन में सिटीजन जर्नलिस्ट ग्रुप्स जैसे बेलिंगकैट का भी बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट, फोटोज और वीडियोस का इस्तेमाल करके मिसाइल लॉन्चर के रशिया से यूक्रेन आने और वापस जाने के पूरे रास्ते को ट्रेस कर लिया। इन सबूतों ने साबित कर दिया कि मिसाइल रशिया से लाई गई थी और उसे अलगाववादी के कब्जे वाले इलाके से दागा गया था। 2022 में डच कोर्ट ने 3 लोगों को इस कत्लेआम के लिए दोषी ठहराया। MH17 एक विमान हादसा नहीं, बल्कि 298 लोगों की हत्या थी, जिसने कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के ऊपर से उड़ने के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। हर बार हादसे का कारण जंग या आतंकवाद नहीं होता, कभी कभी इंसान और उसके बनाए मशीन के बीच का रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 2009 में रियो डी जनेरियो से पेरिस के लिए रवाना हुई। प्लेन में 228 लोग मौजूद थे। ये प्लेन एयरबस A330 मॉडल था। जब ये प्लेन अटलांटिक महासागर के ऊपर से गुजर रहा था, तभी ये एक तूफान में फंस जाता है। विमान के पायलट ट्यूब्स पर बर्फ जम जाती है। इससे एयर स्पीड डाटा गलत हो जाता है और प्लेन का सिस्टम ऑटो पायलट को ऑफ कर देता है। विमान ऑल्टरनेट लॉ में चला जाता है, जहां फ्लाइट प्रोटेक्शंस कम हो जाते हैं। प्लेन का पूरा कंट्रोल अब पायलट के हाथ में होता है, लेकिन यहाँ इंसानी समझ धोखा खा जाती है। इस वक्त इस विमान में स्टॉल वार्निंग लगातार बजती है, लेकिन घबराया हुआ को पायलट विमान की नाक को नीची करके स्पीड बढ़ाने के बजाय उसे लगातार ऊपर की तरफ खींचता रहता है। उसे समझ ही नहीं आता कि विमान स्टॉल हो चुका है। इस गलत इनपुट से विमान एक डीप स्टॉल में चला जाता है। कैप्टन उस वक्त रेस्ट पर थे। जब तक वो कॉकपिट में वापस आए, हालात काबू से बाहर हो चुके थे और आखिरी पलों में कंफ्यूजन अपनी चरम सीमा पर थी। वो लगभग 38,000 फीट से 4 मिनट तक गिरते रहे और समुद्र से जा टकराए। ब्लैक बॉक्स को ढूंढने में लगभग 2 साल लग गए। उन्हें अटलांटिक के एक पहाड़ी इलाके से निकालना अपने आप में ही टेक्नोलॉजिकल चमत्कार था। इन्हीं रिकॉर्डर्स ने इस अवॉइडेबल हादसे की कहानी दुनिया को बताई, जिसने पायलट्स को ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए बेहतर ट्रेनिंग देने पर जोर दिया। इसके बाद आई एक ऐसी क्राइसिस जिसने दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर की साख पर सवाल उठा दिए। अक्टूबर 2018 लायन एयर फ्लाइट 610, जिसमें 189 लोगों की मौत हो गई। 5 महीने बाद मार्च 2019 में इथोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302, जिसमें 157 लोगों की मौत हो गई। दोनों नए बोइंग 737 मैक्स थे। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम था MCAS। बोइंग ने एयरबस के A320 नियो से कम्पीट करने के लिए जल्दी में 737 को अपग्रेड किया था। बड़े इंजन्स की वजह से विमान का नोज ऊपर उठने का खतरा था
जिसे आसान करने के लिए MCAS बनाया गया, लेकिन इसमें एक भयानक डिजाइन फ्लो था। ये सिर्फ एक एंगल ऑफ अटैक यानी AOA सेंसर से डाटा लेता था। जब ये सेंसर फॉल्टी हुआ तो MCAS ने बार बार विमान की नोज को जबरदस्ती नीचे ढकेलना शुरू कर दिया। पायलट्स ने रनवे स्टेबलाइजर चेकलिस्ट को फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन MCAS ने जो जबरदस्त एरोडायनेमिक फोर्स पैदा कर दी थी, उसके कारण वो मैनुअल ट्रिम व्हील को घुमाकर विमान को ठीक करने में शारीरिक रूप से असमर्थ थे। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि बोइंग ने इस सॉफ्टवेयर के बारे में पायलट्स को पूरी ट्रेनिंग ही नहीं दी थी। ये सब इसीलिए किया गया ताकि एयरलाइंस को महंगी सिमुलेटर ट्रेनिंग का खर्चा न उठाना पड़े। इस हादसे ने सिर्फ बोइंग की ही नहीं बल्कि US रेगुलेटर FAA की भी लापरवाही को उजागर किया, जिन्होंने बोइंग को ही अपने विमान को सर्टिफाई करने की अनुमति दे रखी थी। इस इंस्टीट्यूशनल फेलियर के बाद दुनिया भर में सभी 737 मैक्स विमानों को 20 महीनों के लिए ग्राउंड कर दिया गया। हमने अभी तक मैकेनिकल फेलियर, ह्यूमन एरर और जंग की बात की, लेकिन अब हम उस हादसे की बात करेंगे जिसका कारण शायद सबसे ज्यादा डरावना है। क्या हो जब आपका रक्षक ही आपका भक्षक बन जाए। 24 मार्च 2015 जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 बार्सिलोना से डसेल्डॉर्फ के लिए रवाना होने वाली थी। इसमें 150 लोग सवार थे, जिसमें स्कूल के बच्चे भी थे। ये फ्लाइट एक नॉर्मल फ्लाइट की तरह अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रही थी। तभी कैप्टन कॉकपिट से वॉशरूम जाने के लिए बाहर निकलते हैं। कॉकपिट में अब अकेला है 27 साल का को पायलट एंद्रियास लुबिट्ज। कैप्टन के बाहर जाते ही को पायलट कॉकपिट का दरवाजा, जो 9/11 के बाद आतंकवादियों को बाहर रखने के लिए बनाया गया था, अंदर से लॉक कर देता है। इसके बाद वो शांति से फ्लाइट कंट्रोल यूनिट पर एल्टीट्यूड को 38,000 फीट से घटाकर 100 फीट सेट कर देता है और विमान एक प्रोग्राम्ड स्टेडी डिसेंट शुरू कर देता है। फ्रेंच एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स विमान से बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। एक फ्रेंच फाइटर जेट को स्क्रैम्बल किया जाता है जो विमान के पास पहुंचता है, लेकिन को पायलट कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में कैप्टन की आवाज रिकॉर्ड हुई। पहले वो दरवाजा खटखटाता है, फिर जोर जोर से पीटने लगता है। एंद्रियास ओपन द डोर, फॉर गॉड सेक ओपन द डोर। अंदर एंद्रियास शांत है, उसकी सांसें बिल्कुल नॉर्मल हैं। उसने एक भी लफ्ज नहीं कहा। वो 8 मिनट तक चुपचाप विमान को सीधे नीचे पहाड़ों की तरफ ले जाता है, जब तक कि विमान 700 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पहाड़ से टकराकर चकनाचूर नहीं हो जाता। ये कोई हादसा नहीं था, ये मास मर्डर सुसाइड था। जांच में पता चला कि को पायलट एंद्रियास लुबिट्ज सीवियर डिप्रेशन से गुजर रहा था। उसने अपनी इस बीमारी को एयरलाइन से छुपाया था। उसने अपने विजन में प्रॉब्लम की भी शिकायत की थी, जिसे लेकर उसे डर था कि उसका फ्लाइंग करियर खत्म ना हो जाए। डॉक्टर ने उसे अनफिट टू वर्क डिक्लेयर करते हुए सिक नोटिस दे दिया, जो उसने फाड़कर फेंक दिया था। उसके कंप्यूटर से पता चला कि उसने कॉकपिट डोर मैकेनिज्म और सुसाइड के तरीकों पर रिसर्च की थी। इस घटना ने पूरी दुनिया को पायलट्स की मेंटल हेल्थ की अहमियतों पर सोचने पर मजबूर कर दिया। इसने मेडिकल प्राइवेसी और पब्लिक सेफ्टी के बीच एक कठिन बहस को जन्म दिया। इसके बाद 2% कॉकपिट रूल, यानी कॉकपिट में हमेशा 2 लोग मौजूद रहेंगे, इस बात को सख्ती से लागू किया गया और पायलट्स के लिए मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम्स को बेहतर बनाने पर जोर दिया। MH370, मैंगलोर, MH17, जर्मन विंग्स, ये सिर्फ फ्लाइट नंबर्स नहीं हैं, ये कहानियां हैं हजारों अधूरे सपनों की, टूटे परिवारों की और ना भूलने वाले जख्मों की। इन हादसों के कारण अलग अलग थे, कहीं पायलट की थकान, कहीं एक रहस्य, कहीं जंग का कहर, तो कहीं इंसान और मशीन का धोखा, और कहीं एक बीमार दिमाग की सोची समझी साजिश। लेकिन इन हर हादसे के मलबे से एविएशन इंडस्ट्री ने कुछ ना कुछ सीखा है। हर ट्रेजेडी ने सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए एक नया नियम, एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई ट्रेनिंग को जन्म दिया। जर्मन विंग्स के बाद पायलट की मेंटल हेल्थ पर जोर दिया गया। MH17 के बाद कॉन्फ्लिक्ट जोन के ऊपर से उड़ने का नियम बदला गया। एयर फ्रांस 447 के हादसे ने पायलट ट्रेनिंग को बेहतर बनाया। मैंगलोर क्रैश ने ड्यूटी टाइम रेगुलेशन को सख्त किया और 737 मैक्स क्राइसिस ने मैन्युफैक्चरर्स और रेगुलेटर्स को अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। हवाई सफर आज भी ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सेफ जरिया है और इसका श्रेय इन्हीं हादसों से सीखे गए सबक और उन पर लिए गए एक्शन को जाता है। ये एक अजीब सच्चाई है कि हर सुरक्षित उड़ान के पीछे किसी न किसी हादसे की कहानी छिपी होती है। सेफ्टी एक चेन,
या जंजीर की तरह होती है, जिसमें डिजाइनर, मैन्युफैक्चरर, रेगुलेटर, एयरलाइन मेंटेनेंस और पायलट सबकी एक कड़ी है। एक भी कड़ी कमजोर होती है तो अंजाम भयानक होता है। इन हादसों ने इस जंजीर को और मजबूत किया है। पब्लिक प्रेशर और इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म ने भी अब इस सुरक्षा इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू कर दिया है, जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन और सरकारों को जवाबदेह ठहराती हैं। हम जब ब्लैक बॉक्स में जवाब ढूंढते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि असली सबक इंसानी है। टेक्नोलॉजी के सामने विनम्रता, चेतावनियों को सुनने की महत्वता और उन अनदेखे संघर्षों को समझना जो कभी कभी सबसे भयानक अंजाम तक ले जाते हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने इस सदी के इन विमान हादसों में अपनी जान गंवाई। ये वीडियो उन्हीं की याद में है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? किस हादसे की कहानी ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और आप इनमें से किस केस पर डिटेल डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये कहानियां और उनसे सीखे गए सबक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचें। और हाँ, साथ ही हमारे चैनल रहस्य टीवी स्पेस को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।